नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिफाइंग पेपर्स इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. So we have 3 qualifying papers. At the prelims stage we have CSAT, and then at the mains stage we have paper A, which is English. Paper A and paper B, which are basically English and the language that you have opted. For example, I had opted for Hindi. And it could be the other languages as well. And next, I am Divya Mishra, rank 28 in UPSC Civil Service Examination 2020, and I am a BTech and PhD. My optional is philosophy, and apart from this, यहाँ पे तो मैं क्वालिफाइंग पेपर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही हूँ आपसे. लेकिन अगर आपको और भी क्वेश्चंस हों, कुछ आपकी पर्सनल क्वेरीज हों, कहीं पे आपको डाउट्स आ रहे हो, आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच इज गिवन बिलो, आप उसमें एक कोड है इनवाइट कोड DM28, उसको यूज करके जो लिंक्स हैं उसमें जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. ये क्लासेस फ्री हैं एंड लाइव हैं. सो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए. आपको हो सकता है जो भी एरियाज चैलेंजिंग लग रहे हो, आपके क्वेश्चंस इजीली एड्रेस हो जाए वहाँ पे. इसके अलावा मेरे सेशंस तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे और भी एजुकेटर्स हैं जिनके आपको कोर्सेज मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे. फॉर एग्जांपल मिलन पटेल जी, जिनके लेक्चर्स मैंने भी फॉलो किए थे, एंड गुर्जर जी, नायक जी एंड अरोरा जी. सो अनअकैडमी का जो रिच एजुकेशन कंटेंट है उसको भी आप यूज कर सकते हैं. और अब चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर. सो ओवरव्यू ये है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस पेपर ए एंड पेपर बी फर्स्ट, जो मेंस के दोनों पेपर्स होते हैं, एंड देन सीसैट विच इज प्रीलिम्स. अब जो पेपर ए एंड पेपर बी होता है, अगर आप इसमें यूपीएससी के सिलेबस को देखें, उसमें लिखा हुआ है कि एम क्या है इन दोनों पेपर्स का. देखिए, मैं इस सेम से पहले जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है आपसे ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ कि सिविल सर्वेंट जो होता है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में रह करके काम करता है. डायरेक्ट पब्लिक का इंटरफेस होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है, ग्रीवेंस को रिड्रेस करता है, जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसको स्मूथ बनाता है. तो ऐसे जब आपका काम इतना ज़्यादा पब्लिक इंटरफेस का हो, आपको लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है, आपको और भी चैलेंजेस को समझना है, तो लैंग्वेज इज द ब्रिज. लैंग्वेज है जो सबको कनेक्ट करती है. कोई काम हो नहीं सकता, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग डिपेंडेंट हैं लैंग्वेज के ऊपर. तो इसलिए ये पेपर रखा गया है ताकि हम इंग्लिश में, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंडिया में भी एक्सेप्टेड है, इंडिया को इटसेल्फ इंग्लिश कनेक्ट करती है, एंड एक कोई रीजनल लैंग्वेज हिंदी या अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज आई एम हिंदी स्पीकिंग सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट हिंदी, बट आप अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको उसके साथ रखिए. तो इंग्लिश एंड द अदर लैंग्वेज जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है वो आपको कहीं ना कहीं मदद करती है एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने में. इसलिए इन दोनों पेपर्स को रखा गया है. और इसमें बहुत बर्डन नहीं फील करना है, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर्स हैं. इनको स्मूथली क्लियर करने का क्या तरीका है, क्या नेविगेशन का मेथड होना चाहिए, उसी की स्ट्रैटेजी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. तो अब शुरू करते हैं. यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? यूपीएससी ने लिखा है टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज. जो लिखा हुआ होता है उसको अच्छे से समझना, एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाना और करेक्टली एक्सप्रेस कर पाना इंग्लिश में और एनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस में. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट सिलेबस में लिखी है कि इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली. मतलब ये मेरिट में काउंट नहीं हो रहा है, मेरिट में केवल काउंट होगा ऐसे GS 1, 2, 3, 4 और आपके दोनों ऑप्शनल्स. टोटल 7 पेपर्स. और ये जो 2 पेपर्स होते हैं ये इसके अलावा हैं, जिनको हम क्वालिफाइंग पेपर्स कहते हैं मेंस स्टेज में. सो ये हो गया. अब द मार्क्स ऑब्टेन इन दीज पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग. ये यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि जो आपकी रैंक आएगी फाइनल लिस्ट में, उसमें ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं. हाउएवर टाई ब्रेकिंग में इसका रोल हो सकता है. उसके लिए आप एक बार जो पूरा नोटिफिकेशन आता है उसको आपको पढ़ना होगा. फिर the candidates will have to answer the English and the Indian language papers in English and the respective Indian language only,
एक्सेप्ट फॉर ट्रांसलेशन इज इन्वॉल्व। तो मैंने देखा है जो इंग्लिश का पेपर है, मैंने 3 साल के पेपर्स में देखा कि उसमें तो ट्रांसलेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर आता है उसमें एक पैराग्राफ होता है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और दूसरा पैराग्राफ उसके बाद क्वेश्चन होता है जिसमें इंग्लिश से उस लैंग्वेज कंसर्न में ट्रांसलेट करना होता है। तो हमने एम तो डिस्कस कर लिया अपने क्वालिफाइंग पेपर्स का जो मेंस में सिलेबस लिखा है उसके हिसाब से, लेकिन अब स्ट्रक्चर देखते हैं ऑफ पेपर एंड द अप्रोच। तो मैंने जब पेपर को पढ़ा कई सालों के, तो मैंने उनको इन हेडिंग्स में बांटा है कि बेसिकली ये है टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। आप इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर क्या है और हमको इसके लिए बेसिक मिनिमम कितना प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहले आता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जो हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं। इसमें होता क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एक होता है और 2.5 मे बी 3 पेजेस का, और उसके बेसिस पे आपसे 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं और आपको इनके आंसर्स लिखने होते हैं। नॉर्मल शॉर्ट आंसर्स होते हैं, कोई बहुत बड़े आंसर्स नहीं होते हैं। बहुत इजीली इसको किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आप उससे लैंग्वेज से थोड़ा सा भी कन्वर्सेंट है तो। फिर सेकेंड है प्रेसी राइटिंग। इसमें कुछ नहीं होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एग्जैक्टली कैसा होता है वो, कि कैसे पेज होगा। उसमें ऐसे करके ऐसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं ऐसे। तो अगर आपका कोई सेंटेंस है कि आई लव माई कंट्री, आप ये लिख रहे हैं तो आई लव माई कंट्री ऐसे लिखना होता है। प्रेसी में बेसिकली जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको समराइज करना है, ऑलमोस्ट 1/3 और इवन लेसर वर्ड्स में लेकर के उसको आना है। तो ये समराइजेशन है एक तरह का, इसको अपने खुद के वर्ड्स में लिखना होता है और इस फॉर्मेट में लिखना होता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड सेपरेट उसमें जाएगा, जो कॉमाज है वो एक में ही आ जाएंगे और इन्वर्टेड कॉमाज आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके अलावा आप कोशिश करिएगा जो वर्ड लिमिट हो उससे थोड़ा सा कमी रखें, एक्सीड मत करिएगा, अदरवाइज वो आपको पेनलाइज उसमें कर सकते हैं। फिर है इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे एक पैराग्राफ दे दिया जो अदर लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें, और उस पैराग्राफ को आपको ट्रांसलेट करना है फर्स्ट इन इंग्लिश। ये जो इंडियन लैंग्वेज थी उसका पैराग्राफ था, और ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश में दिया होगा, ये इंग्लिश में है और इसको आपको ट्रांसलेट करना है कि इंडियन लैंग्वेज में। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ये पिछले 3 साल से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सीक्वेंस भी यही रहती है। फिर यूसेज एंड वोकैबुलरी, ये चीज सिलेबस में लिखी हुई है। इसमें क्या होता है हम अभी देखेंगे कि यूसेज एंड वोकैबुलरी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस करेक्शन, आपको 5-6-7 सेंटेंसेस दिए होंगे, जैसे कि ही इज मच इल टू डू एनी वर्क। सो इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस है ग्रामेटिकली, तो आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क टुडे। तो ये एक हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और है, गोपाल केम होम लेटली। सो गोपाल केम होम लेट। इस तरह के थोड़ा सा ये मैंने इजीली लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार जो डिफिकल्टी का लेवल है वो घटता बढ़ता रहता है। तो ये एक क्वेश्चन का टाइप है सेंटेंस करेक्शन। सेकेंड है मिसिंग वर्ड्स की, ऐसे एक पैराग्राफ ऐसा सेंटेंस होगा और उसमें आपको वी हैव नो आइडिया हु टॉम ऑल्टर वाज, आई हैव नेवर हर्ड डैश 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 ऑफ हिम। सॉरी, ऑफ मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ऑफ लिखना था, तो ऑफ यहाँ दिया नहीं था क्वेश्चन में, ऑफ इसका फीलिंग में आता। तो ये हो गया। तो एक तो हो गया सेंटेंस करेक्शन यूसेज एंड वोकैबुलरी में, सेकंड हो गया मिसिंग वर्ड्स। थर्ड है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिकली आप ध्यान देंगे तो 10th क्लास से पहले आपने जो भी इस तरह की ग्रामेटिकल चीजें पढ़ी हैं वही इसमें टेस्ट हो रही हैं। एंटोनिम्स टेस्ट होते हैं, सिनोनिम्स टेस्ट होते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का वर्ड सेंटेंस में यूज करना आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मीनिंग एंड सेंटेंस फॉर्मेशन, इडियम्स, फ्रेजेस एंड यूसेज, यही सब है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत इसमें प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करिएगा कि प्रीवियस ईयर में जो इस तरह के क्वालिफाइंग पेपर्स हैं उनको बस देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है। जहां आपको डिफिकल्ट लगे, आप इसकी कुछ बुक्स भी आती हैं, आप वो खरीद लीजिए और उन सेक्शंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए। मुझे लगता नहीं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी में या इनमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, और इसमें कुछ पार्ट्स में एंटोनिम सिनोनिम या इसमें कुछ में आ सकती है जहां लैंग्वेज बैरियर हो, उसमें आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब
ये तो था सारा मेंस का। अब प्रीलिम्स में आते हैं। सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हो जाता है कि जीएस में नंबर्स बहुत अच्छे हैं पर सीसैट कुछ मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आप मेंस नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप सीसैट के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस दिखाया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिफाइंग पेपर है विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड एट 33% ओनली। टोटल मैं सीसैट में आपको बता दूं कि 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 27 के आसपास करेक्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि आप एटलीस्ट 40 अटेम्प्ट करिए, एटलीस्ट 40 अटेम्प्ट करिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपके नेगेटिव भी हुए हैं तो कम से कम जितना थ्रेशोल्ड है वो आपका क्लियर हो जाए तो आप मेंस लिख सकें उस साल की। तो ये पूरा ओवरऑल मार्किंग का स्कीम हो गया। अब देखते हैं इस पेपर में यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम मुझे लगता है अराउंड 20 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड। और इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं ये मैंने आपके लिए लिस्ट डाउन किए हुए हैं कि कई बार पूछते हैं कि इम्प्लाइड मैसेज क्या है। इस पैराग्राफ का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ हार्डली होता है मुझे लगता है कि 7 to 8 सेंटेंसेस का या मे बी 9 और 10, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो छोटा पैराग्राफ होता है। कई बार थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है और कई बार थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा होता है और मॉडरेट होता है। बहुत इजी तो मैं नहीं देख रही हूँ लेकिन कुछ कुछ इजी भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर कर रहे होंगे तो जो थोड़ा इजी है उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, वो सिक्योर हो जाएगा आपका। उसके बाद जो थोड़ा मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट को आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपने बेसिक थ्रेशोल्ड ऑफ क्वेश्चंस कर लिया है तो एक क्वेश्चन आता है इम्प्लाइड मैसेज का कि पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, इसका मैसेज क्या था। जैसे कि हर स्टोरी का एक मैसेज होता है, ऐसे पैराग्राफ का की मैसेज क्या है, जो इम्प्लाइड है, जो इम्प्लिसिट है, जो ऑथर बताना चाह रहा है, इसको फाइंड आउट करना। सेकेंड है एजम्पशन। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि इस पैराग्राफ को जिस ऑथर ने लिखा उसने क्या अजम्पशन लिया हुआ उस पैराग्राफ को लिखते समय, ये पूछा जाता है। अब अजम्पशन आप कैसे पता करेंगे कि कुछ चीजें आपको, कुछ लाइंस ऐसी मिलेंगी उस पैराग्राफ में जो जजमेंटल होगी नेचर में, जिसमें उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई रीजन नहीं दिया होगा, बस जजमेंट होगा उन लाइंस में। और जब भी आपको कभी जजमेंट मिले डायरेक्ट और उसके पीछे लॉजिक ना हो तो आपको हमेशा ये सोचना है कि कोई ना कोई इनहेरेंट अजम्पशन है। तो ये अजम्पशन ऐसे ट्रैक किया जाता है किसी भी पैराग्राफ का। ये इसका टिप्स है या ट्रिक है, आप जैसे समझ लीजिए। फिर है क्रक्स। ये बहुत इजी है, इम्प्लाइड मैसेज से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट है कि ओवरऑल क्रक्स क्या है, किस बात पे पैराग्राफ है। क्या जैसे कि इन्वायरमेंट पे है तो क्या बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, क्या अगर सोशल जस्टिस पे है तो क्या फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, क्या पॉवर्टी रिडक्शन की बात हो रही है। ऐसे क्रक्स होते हैं, 3 और 4 लाइंस वर्ड्स में आ जाते हैं और क्रक्स थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट हुआ करते हैं। चैलेंज तब आता है जब आपके पास 1 2 3 4 चॉइसेस हैं, 2 तो आपने एलिमिनेट कर दी पर 2 में आप फंसे हुए हैं। तो इनमें जब आप आपको फाइनली जीरो डाउन करना हो कि हमारा आंसर क्या है, तो आप ये देखिए कौन सा सबसे ज्यादा लिंक कर रहा है और आप कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढिए। अगर आपको एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए इन दोनों में से किसी एक के लिए तो वो ऑप्शन आउट, जो बचा वो सेलेक्ट। ऐसे है। फिर है लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। ये इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन है कि अल्टीमेटली आप इसको प्रोजेक्ट करिए, जो इन्फॉर्मेशन मिली इससे इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस जरूरी नहीं है कि उस पैराग्राफ में डायरेक्टली दिया हो, यह आपको निकालना पड़ेगा, यह आपको ड्रॉ करना पड़ेगा उस पैराग्राफ को पढ़ करके। फिर आता है इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द ऑथर। ये ऑलमोस्ट सेम ही है कि ऑथर का इम्प्लाइड मैसेज क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, आखिर उसने पैसेज लिखा क्यों है। हर राइटिंग के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो ये उस पर्पस को ट्रेस करता है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट है हमारा। अब दूसरा देखते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। मैं यहाँ पे पहले बताती हूँ आपको। बेसिक न्यूमरेसी में नंबर्स जैसे कि रैशनल नंबर्स हो गए, सेट थ्योरीज हो गई, सिलॉजिज्म हो गया,
ये सारी चीज़ें जो एप्टीट्यूड में जनरली हम पढ़ते हैं वो चीज़ आती है, और ये हार्डली 10th स्टैंडर्ड या थोड़ा उससे ऊपर या नीचे का रहता है। पर ये बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से आप कोई भी एप्टीट्यूड की एक अच्छी क्वालिटी की बुक लीजिए और आप उनको सॉल्व करिए, तो काफ़ी हद तक आप इसमें यूज्ड टू हो जाएंगे इन क्वेश्चंस को देखने के लिए। ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्लास 10th लेवल यूपीएससी ने खुद लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि इस लेवल का ये रहता है। फिर डेटा DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये सब चेक होता है। अब बेसिक टॉपिक्स आप क्या देख सकते हैं जब आप सीसेट को प्रिपेयर करते हैं, तो नॉर्मल एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, थर्ड हो जाता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, चौथा हो गया जो पजल्स होती हैं जिनमें रिलेशंस के बेस पे होता है या फिर थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन होता है या फिर लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड होती है, इस तरह की चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगी कि ये सारे जो पार्ट हैं जो ऐसे कम समझ में आते हैं, आप क्या करिए कि सीसेट का प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको जो कुछ पैसेज होंगे और बाकी सब क्वेश्चंस होंगे नॉर्मल जो DI और लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। आप DI एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस का टाइप आइडेंटिफाई करिए और फिर उन टाइप के क्वेश्चंस को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं या फिर आप किसी एप्टीट्यूड की बुक में देख सकते हैं और आप उसको सॉल्व करिए। देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, लोगों को लगता है कि जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या फिर जिनका मैथमेटिकल या साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए एप्टीट्यूड का पेपर इजी है और जो ह्यूमैनिटीज से हैं उनको शायद डिफिकल्टी होगी। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ मैथ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब भी हाई चांसेस हैं कि सारे क्वेश्चन आप ना कर पाएं, आपको जो पैसेज है उसको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़े, या फिर अगर आप सारे पैसेज करेंगे तो भी कुछ कुछ उसमें ऐसे डिफिकल्ट होते हैं कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि हम पैसेज ही करके आएंगे। तो एक स्मार्ट अप्रोच आखिर क्या होनी चाहिए, तो मैं कहूंगी कि जो पैसेज हो गए और बाकी जो क्वांट, DI और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, आप दोनों में अपना एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए। आप पेपर में बायस्ड होके मत जाइए कि हम केवल यही करेंगे 100% या केवल ये 100% करेंगे। आप इसको फ्लेक्सिबल रखिए, ये कुछ भी हो सकता है, उस साल के क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करेगा। अगर आप बायस्ड होके जाएंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा इस एग्जाम को जो सीसेट की होती है स्मूथली क्लियर करना। तो आप दोनों चीजों को प्रिपेयर करिए, जो क्वेश्चन वहां आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हो, कोई थोड़ा सा वीकर हो, लेकिन इतना चलेगा। तो आपको मैंने बता दिया था कि आप इसमें करीब 40 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए। उसमें अगर कुछ नेगेटिव मार्किंग होगी भी तब भी हमें एटलीस्ट 27 एग्जैक्टली करेक्ट होने चाहिए, सारे प्लस एंड माइनस लगा करके। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, सीसेट के रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। पैसेजेस के भी जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन पूछने के, आप उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप बहुत ही थरो हैं तो आप 3 से 4 सीसेट के पेपर सॉल्व कर लीजिए, मॉक सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है तो आप 8 से 10 कर लीजिए या 12 कर लीजिए। मुझे लगता है अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका सीसेट का पेपर इजीली निकल जाएगा। देखिए, सीसेट को सिर्फ क्वालिफाइंग बनाया गया है, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होता है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या डिफिकल्ट है। द मोमेंट आपने उसको ओवरकम कर लिया तो बाकी पेपर तो आपके लिए आसान ही है। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सीसेट और पेपर ए और पेपर बी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हों, अगर इसके बाद भी, तो मेरा जो इनवाइट कोड है DM28, जो एक लिंक होगा नीचे, आप उसमें उसको एक्सेस कर सकते हैं वीडियो को, और आप मुझसे अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड विद दिस इस सेशन को मैं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।